Welcome to Study Go with Zenith. For more videos, subscribe the channel and for latest update, follow us on Telegram and Instagram. अगर आपको इस सब्जेक्ट की सारी वीडियोस चाहिए तो वो सारी वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में मिलेंगी। उस प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार आप जरूर चेक कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 162 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट तक के प्रोविजन कवर कर लिए थे। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कैसे करना है न्यायालय में, इसके संबंध में रूल दिए गए हैं सेक्शन 139 में, 162 में, 164 एंड 163 में। तो ये वाला सेक्शन तो डिस्कस किया जा चुका है और ये भी डिस्कस हो ही चुका है 139 प्रीवियस वीडियो में। आज की वीडियो में हम ये दो सेक्शन 164 एंड 163 ये डिस्कस करेंगे जो छूट गए थे लास्ट वीडियो में डिस्कस करने से, और हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 165 भी, 166 भी और 167 भी। ये सारे सेक्शंस आज हम कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से आपका इंडियन एविडेंस एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं उनका अगर आपको पीडीएफ चाहिए, लाइक अभी हमने सेक्शन 25 से लेकर 167 तक के वीडियो लेक्चर जो हैं हमारे, उनका हमने पीडीएफ बना दिया है। अगर आपको चाहिए तो आप परचेज कर सकते हैं। उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी मेल आईडी डाल दी है। आपने बस उस पर मुझे मेल करना है, टेक्स्ट करना है पहले कि मैम हमें नोट्स चाहिए, फिर मैं आपको प्राइस बताऊंगी। प्राइस ज्यादा नहीं है, अफोर्डेबल प्राइस रहेगा। फिर आपको उतना मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, देन मैं आपको ई बुक सेंड कर दूंगी। तो अब अगर हम करें काम की बात, सेक्शन 163 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, यहाँ पर ये कहा गया है कि भाई अगर होता क्या है कि कोई डॉक्यूमेंट किसी और पार्टी के पोजेशन में है और उसको पेश करने की मांग करती है दूसरी पार्टी कहती है कि भाई वो डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस करो। इस चीज के लिए वो अनदर पार्टी को नोटिस भी देती है जिसके पोजेशन में क्या है, डॉक्यूमेंट है। तो वो जब उस डॉक्यूमेंट को न्यायालय में प्रोड्यूस कर देती है और फिर उसको जिस पार्टी ने प्रोड्यूस करने के लिए कहा था वो उस डॉक्यूमेंट को अगर इंस्पेक्ट कर लेती है, तो फिर उसके बाद यहाँ पर ये लिखा है कि वो बाउंड होगी उसके एविडेंस को देने के लिए। अगर जिस पार्टी से उसने नोटिस देके डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवाया है वो डिजायर करती है कि भाई इसको आप एविडेंस में दो, तो तब आपको वो एविडेंस में देना ही होगा आफ्टर इंस्पेक्टिंग सच डॉक्यूमेंट। एक एग्जाम्पल के जरिए हम यहाँ पे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे होता क्या है, एक लड़की है जीनत, एक है आशा। इनके दोनों के बीच में एक केस चल रहा है। दोनों एक केस के क्या है, पक्षकार हैं। जीनत चाहती है कि वो डॉक्यूमेंट जो आशा के पोजेशन में है उसको न्यायालय में प्रोड्यूस किया जाए। अब जीनत को क्या करना चाहिए, उस डॉक्यूमेंट को न्यायालय में प्रोड्यूस करवाने के लिए आशा को नोटिस देना चाहिए। नोटिस जैसे कि आपको बताइए, हमने सेक्शन नंबर 66 पढ़ा था इंडियन एविडेंस एक्ट का, वहाँ पे प्रोविजन दिया गया है कि आप डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करवाने के लिए नोटिस देंगे। आप इससे लिंक करके इसको पढ़ सकते हैं। तो अब मैंने क्या किया है, नोटिस दिया है आशा को डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए। अब जैसे ही आशा ने नोटिस रिसीव किया तो वो मुझे क्या दे देती है, डॉक्यूमेंट दे देती है। अब मैंने डॉक्यूमेंट को क्या कर लिया है, इंस्पेक्ट कर लिया, उसका निरीक्षण कर लिया है, उसकी जांच पड़ताल जो भी है मैंने उसको देख लिया है। ठीक है, अब मेरे लिए क्या चीज है, मेरे लिए ये चाहिए कि वो डॉक्यूमेंट अगर आशा चाहती है कि उसको मैं एविडेंस के रूप में दूं, तो मुझे अब वो एविडेंस के रूप में देना पड़ेगा न्यायालय में। अभी मेरे ऊपर क्या हो गया, बाध्यकारी हो गया। इतनी सी बात लिखी है इस सेक्शन में, और मैं तभी बाध्यकारी होंगी डॉक्यूमेंट को एज एविडेंस देने के लिए न्यायालय में, जब यहाँ पर ये जो केस है लीलाधर रतनलाल वर्सेस होलकरमल 1958 का, इस केस में जो कंडीशंस बताई गई हैं वो अगर फुलफिल होंगी तभी मैं बाउंड होंगी उस डॉक्यूमेंट को जो कि मैंने नोटिस देके अपोनेंट से निकलवाया है, आशा से निकलवाया है, प्रोड्यूस करवाया है, उसको एविडेंस के रूप में देने के लिए मैं तभी बाध्यकारी होंगी जब ये तीन कंडीशंस जो यहाँ पर बताई गई हैं ये फुलफिल होंगी। पहली कि डॉक्यूमेंट शुड बी रिक्वायर्ड बाय दैट पार्टी टू प्रोड्यूस इन एविडेंस, यानी कि भाई मैंने ये रिक्वायर किया था कि भाई आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो। ठीक है, मेरे कहने पर ही, नोटिस दिए जाने पर ही क्या किया गया है, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया गया है। फिर उसके बाद दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि जिसने डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए कहा है, यानी कि मैंने कहा था ना डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए आशा से कि न्यायालय में प्रोड्यूस करे डॉक्यूमेंट, तो फिर मैंने क्या कर लिया हो, उस डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर लिया हो। दूसरी कंडीशन ये है। तीसरी कंडीशन ये है कि द पार्टी प्रोड्यूसिंग द डॉक्यूमेंट शुड रिक्वायर द पार्टी कॉलिंग फॉर इट पुट इन एविडेंस, यानी कि जब आशा चाहेगी कि मैं उस डॉक्यूमेंट को अब एविडेंस में पेश करूं तभी मैं उसको एविडेंस में पेश करने के लिए बाध्यकारी होंगी। तो इस तरह से इस केस में ये जो तीन कंडीशन बताई गई हैं, अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तभी आपका सेक्शन जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं 163 एक्शन में आएगा। और एक केस था एम्परर वर्सेस मक्खनलाल दत्ता
1939 का। इस केस में बात हेड हुई थी कि इस सेक्शन के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं क्रिमिनल ट्रायल्स के ऊपर भी और सिविल एक्शंस के ऊपर भी, दोनों के ऊपर अप्लाई होते हैं। अब अगर हम बात करें सेक्शन 164 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि भाई जैसे कि मैंने आशा को नोटिस दिया था कि वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे न्यायालय में, अगर क्या होता है आशा डॉक्यूमेंट नहीं प्रोड्यूस करती है तो इसका क्या कंसिक्वेंस होगा, ये बताया गया है सेक्शन 164 में। कहा यह गया है कि अगर एक पार्टी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने से नोटिस दिए जाने के बाद, उसके प्रोडक्शन के लिए नोटिस दिए जाने के बाद क्या करती है, उसको प्रोड्यूस करने से रिफ्यूज करती है, मना करती है, इनकार करती है, तो उसको फिर बाद में उस डॉक्यूमेंट को एविडेंस के रूप में यूज करने नहीं दिया जाएगा विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टी के कंसेंट के बिना और या फिर कोर्ट के ऑर्डर के बिना। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इस तरीके से मैं अगर सेकेंडरी एविडेंस दे रही हूँ उस डॉक्यूमेंट का, तो मैं उसका सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए क्या हो जाऊंगी, एंटाइटल हो जाऊंगी, बिकॉज मैंने नोटिस दिया था पार्टी को, दूसरी पार्टी को, मैंने आशा को नोटिस दिया था कि भाई तू डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर, बट उसने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया, तो अब वो उस डॉक्यूमेंट को एविडेंस के रूप में बिना मेरी कंसेंट के न्यायालय में नहीं दे सकती है, ना ही बिना कोर्ट के ऑर्डर के उस डॉक्यूमेंट को वो एविडेंस के रूप में न्यायालय में दे सकती है। और इस तरीके से मैं क्या हो जाऊंगी, मैं एंटाइटल हो जाऊंगी अब उस डॉक्यूमेंट के बारे में जिसके लिए मैंने आशा को नोटिस दिया था सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए। इस तरह का प्रोविजन आपको देखने को मिलेगा सीपीसी के ऑर्डर 11 के रूल 15 में। और यहाँ पर आप थोड़ा सेक्शन 65 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को भी लिंक करके पढ़ना। अब अगर हम बात करें सेक्शन 165 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की, तो यहाँ पर जज की पावर बताई गई है क्वेश्चन पुट करने की और किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कराने के लिए ऑर्डर देने की। कहा यह गया है कि इस सेक्शन के तहत जज एम्पावर है कि वो कोई भी क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में किसी भी समय किसी विटनेस से या फिर किसी पक्षकार से फैक्ट के बारे में जो कि रेलेवेंट है या फिर इररेलेवेंट है, किसी भी ऐसे फैक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। कौन पूछ सकता है? जज पूछ सकता है। और क्या करवा सकता है? ऑर्डर दे सकता है किसी भी डॉक्यूमेंट या किसी भी चीज के न्यायालय में प्रोड्यूस किए जाने के लिए। Neither the parties nor their agents shall be entitled to make any objection to any such क्वेश्चन और ऑर्डर। अब जब जज ने कोई क्वेश्चन पूछा है या फिर ऑर्डर दिया है किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने का, तो इसके लिए कोई भी पार्टी या फिर उसका एजेंट क्या नहीं करेगा, ऑब्जेक्शन करने के लिए एंटाइटल नहीं होगा, और ना ही बिना कोर्ट की अनुमति के उस क्वेश्चन का जो आंसर दिया है, जो कोर्ट ने यहाँ पर पूछा है, उस क्वेश्चन का जो आंसर दिया है विटनेस ने, उस आंसर के आधार पर बिना कोर्ट की परमिशन के विटनेस को क्या नहीं किया जाएगा, क्रॉस एग्जामिन भी नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर इसलिए जज को एम्पावर किया गया है, बहुत सारी पावर्स दी गई हैं इस सेक्शन के तहत, एक्सटेंसिव पावर दी गई है जज को। क्यों? फॉर इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो इस तरह से एक जज क्या कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है विटनेस से या फिर पक्षकार से किसी भी समय, अगर उसको सही लगता है कि भाई जो केस की सच्चाई है उसको जानने के लिए ये जरूरी है और ज्यादा क्लियर हो जाए मामला, इसलिए ये क्वेश्चन करना जरूरी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जज पूछ सकता है। कितने क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। इस सेक्शन में 2 प्रोवाइजो दिए गए हैं। पहला प्रोवाइजो अगर हम डिस्कस करें तो इससे पहले जैसे कि आपको पता ही है कि जज को इस सेक्शन में जज को एम्पावर किया गया है कि वो किसी भी समय किसी भी विटनेस से या फिर किसी पक्षकार से कोई भी फैक्ट के बारे में, चाहे वो रेलेवेंट हो चाहे इररेलेवेंट हो, क्वेश्चन पूछ सकता है। बट यहाँ पर ये जरूरी है कि जो जज का जजमेंट है वो अगर इररेलेवेंट फैक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है तो उनके ऊपर आधारित नहीं होना चाहिए। प्रोवाइजो में क्लियर किया गया है कि जो जजमेंट है वो आधारित होना चाहिए किनके ऊपर, रेलेवेंट फैक्ट्स के ऊपर, जो कि सेक्शन 5 से लेकर 55 तक प्रोवाइडेड हैं, और उनका ड्यूली प्रूव्ड होना भी जरूरी है एज पर द सेक्शन 56 to 100 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अब अगर हम बात करें सेकंड प्रोवाइजो की, तो इसके प्रोवाइजो के तहत ये कहा गया है कि जो जज की पावर इस सेक्शन में दी गई है वो सेक्शन 121 से लेकर 131 तक की जो प्रोविजन दिए गए हैं, एंड सेक्शन 148 एंड 149, ये सब हम डिस्कस कर ही चुके हैं लास्ट वीडियोस में। तो इन सेक्शन में जो प्रोविजन दिए गए हैं, इन सेक्शन के अधीन ही ये जो पावर है जज की, इस सेक्शन के तहत, सेक्शन 165 के तहत, ये इन सेक्शंस के अधीन रहते हुए क्या की जाएगी, एक्सरसाइज की जाएगी। अगर कोई क्वेश्चन इस व्यू से पूछा जाता है कि भाई जो विटनेस है उसके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग की जा सकती है, तो तब इस कंडीशन में विटनेस बाउंड नहीं है आंसर करने के लिए। अगर वो आंसर करने से रिफ्यूज करता है तो उसके ऊपर आईपीसी का सेक्शन 179 नहीं लगेगा।
इस सेक्शन के तहत यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई पर्सन पब्लिक सर्वेंट के उस क्वेश्चन का आंसर देने से इनकार करता है, रिफ्यूज करता है, जो कि उस क्वेश्चन को पूछने के लिए पब्लिक सर्वेंट ऑथोराइज है, तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी? उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिलेगी फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months, या फिर उसको देना पड़ सकता है 1000 रुपये तक का फाइन, या फिर ये दोनों। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो विटनेस आंसर करने से रिफ्यूज कर रहा है यहाँ पर प्रोवाइजो के तहत, उसको सेक्शन 179 ऑफ आईपीसी के तहत पनिश नहीं किया जाएगा। और साथ ही ये इंपॉर्टेंट है कि भाई जज यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछने के लिए एम्पावर है विटनेस से या फिर पक्षकार से, तो जज को ये नहीं चाहिए कि भाई क्वेश्चन का आंसर ऑब्टेन करने के लिए विटनेस के ऊपर वो दबाव डाले, किसी तरीके से उसके ऊपर स्ट्रेस डाले, फिर वो क्वेश्चन पूछे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेक्शन 165 में जज को एम्पावर किया गया, एक्सटेंसिव पावर दी गई है, बहुत ही वाइड पावर्स दी गई हैं इस सेक्शन के तहत जज को। तो ये जो पावर दी गई हैं ये आपकी सीआरपीसी का जो सेक्शन है 162 उसके तहत भी रिस्ट्रिक्ट नहीं होती हैं। अब क्या कहता है सेक्शन 162 ऑफ सीआरपीसी, ये आप पढ़ोगे खुद। इसके बाद सेक्शन 166 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में बात की गई है कि जो भी ज्यूरी हैं, असेसर्स हैं, वो भी विटनेस से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो कि एक जज पूछ सकता है खुद, जिसको जज कंसीडर करता है कि वो प्रॉपर है, थ्रो और बाय द लीव ऑफ जज। ऐसा कह सकते हैं कि जैसे कि जज को एम्पावर किया गया है सेक्शन 165 के तहत, तो इस पावर का एक्सटेंशन ज्यूरी और असेसर तक भी कर दिया गया है सेक्शन 166 के तहत। चैप्टर 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस से संबंधित है, इसमें सिर्फ एक ही सेक्शन है, सेक्शन 167। तो चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि अगर कोई क्राइम किया जाता है तो जो क्राइम करने वाला पर्सन होता है, जिसको हम एक्यूज कहते हैं, तो सीधे ही उसको फांसी नहीं दे दी जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसने इल्जाम लगाया है उसको, यानी कि प्रोसिक्यूशन को, बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट जाकर क्या करना होता है? प्रूव करना होता है उस पर्सन का गिल्ट। तब तक ये प्रिज्यूम किया जाता है कि भाई वो पर्सन क्या है? इनोसेंट है, बेगुनाह है, और उसको फेयर ट्रायल का राइट होता है, उसको फेयरली ट्राई किया जाना चाहिए, नेचुरल जस्टिस का पालन किया जाना चाहिए, नेचुरल जस्टिस का पालन करते हुए उसका ट्रायल किया जाना चाहिए। तो जब भी न्यायालय में कुछ चीजें प्रूव की जाती हैं तो उनको प्रूव करने के लिए एविडेंस दिए जाते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रोसीजर प्रिस्क्राइब है कि किस तरीके से एविडेंस प्रोड्यूस किए जाएंगे न्यायालय में, क्या एडमिसेबल होंगे, क्या एविडेंस रेलेवेंट है और क्या वो एडमिसेबल होंगे या नहीं। ये सब चीजें आप पढ़ ही चुके हैं। बट कई बार ऐसा हो सकता है कि भाई जो इम्प्रॉपर एविडेंस है वो एडमिट कर लिए गए हों, यानी कि इर्रेलेवेंट फैक्ट के बारे में एविडेंस एडमिट कर लिए गए हों। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जो रेलेवेंट फैक्ट के बारे में एविडेंस है वो लेने से रह गए हों, यानी कि उनको रिजेक्ट कर दिया गया हो, या तो ऐसे कह दो कि उन्हें लिया ही ना गया हो, या फिर अगर पेश किया जा रहा था तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया हो। तो अगर ऐसा कुछ होता है, यानी कि इम्प्रॉपर एडमिशन, यानी कि जो एविडेंस नहीं लिए जाने चाहिए थे उनको एडमिट कर लिया गया है, जो इर्रेलेवेंट फैक्ट के बारे में एविडेंस थे उनको एडमिट कर लिया गया है, और जो एविडेंस लिए जाने चाहिए थे उनको लिया ही नहीं गया, उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो इस ग्राउंड पर क्या नहीं किया जा सकता है? जजमेंट जो दिया गया है उसको रिवर्स नहीं करवाया जा सकता है, और ना ही न्यू ट्रायल करवाया जा सकता है। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि इंडिपेंडेंटली ऑफ द एविडेंस एडमिटेड, यहाँ पर सफिशिएंट एविडेंस है, जो कोर्ट ने डिसीजन दिया है उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसको न्यायोचित ठहराने के लिए सफिशिएंट एविडेंस है, या फिर अगर कोर्ट ये कहता है कि जो एविडेंस रिजेक्ट किए गए थे अगर उनको रिसीव कर लिया जाता, तब डिसीजन वेरी नहीं होता उनको एडमिट करने से, जिनको रिजेक्ट कर दिया गया। ऐसे एविडेंस को एडमिट करने से क्या नहीं होता? डिसीजन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तब क्या नहीं किया जा सकता है? अगर इम्प्रॉपरली एविडेंस को एडमिट कर लिया गया है और या फिर जिन एविडेंस को लिया जाना चाहिए था उनको रिजेक्ट कर दिया गया है, तो इस आधार पर आप क्या नहीं करवा सकते हैं? जजमेंट को रिवर्स नहीं करवा सकते हैं, ना ही न्यू ट्रायल करवा सकते हैं। तो यही कहा गया है सेक्शन 167 में। जजमेंट को रिवर्स तभी किया जा सकता है या फिर न्यू ट्रायल का ऑर्डर तभी दिया जा सकता है जब ये अपीयर होता है कि जो इम्प्रॉपरली तरीके से एविडेंस ले लिए गए, जिन एविडेंस को नहीं लिया जाना चाहिए था, अगर वो ले लिए गए हैं तो अगर उनको रिजेक्ट कर दिया जाता, या फिर अगर वो एविडेंस जो कि रिजेक्ट कर दिए गए हैं जिनको एडमिट कर लिया जाना चाहिए था, तो अगर उनको एडमिट कर लिया जाता तो डिसीजन कुछ और होता,
तो तब ऐसी कंडीशन में क्या किया जा सकता है, जजमेंट को रिवर्स किया जा सकता है न्यू ट्रायल का, या फिर ऑर्डर दिया जा सकता है। इस सेक्शन के बारे में कि इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, एक केस था द्विजेश चंद्र राय चौधरी वर्सेस नरेश चंद्र गुप्ता, 1946 का केस था। इस केस में बात हल हुई थी कि सेक्शन का ऑब्जेक्ट यही है कि भाई जो कोर्ट ऑफ अपील है, जहां पर अपील जाती है और जहां पर रिवीजन पिटीशन डाली जाती है, उनको जो ट्रायल कोर्ट ने डिसीजन दिया है, जो डिसीजन दिया गया है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए इस ग्राउंड पर कि भाई ये डिसीजन इम्प्रॉपर एविडेंस को एडमिट करके लिया गया है, ऐसे एविडेंस को एडमिट करके दिया गया है जो कि एडमिट नहीं किए जाने चाहिए थे, जो कि इररेलेवेंट थे, या फिर इस ग्राउंड पर कि भाई उन एविडेंस को रिजेक्ट कर दिया गया है इस डिसीजन को देने से पहले जिनको लिया जाना चाहिए था। तो इस ग्राउंड पर ना तो कोर्ट ऑफ अपील और ना ही वो कोर्ट जहां पर रिवीजन पिटीशन डाली गई है क्या नहीं करेगी, डिसीजन को डिस्टर्ब नहीं करेगी। वो भी तब जब इन एविडेंस के अलावा केस में कुछ सफिशिएंट मटेरियल ऐसे हैं जो कि डिसीजन को क्या करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। इन अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं कि टेक्निकल ऑब्जेक्शंस अलाउ नहीं किए जाएंगे सब्सटेंशियल जस्टिस के ऊपर प्रिवेल किए जाने के लिए। और इस सेक्शन का स्कोप ये है कि ये सेक्शन के प्रोविजन सभी तरह की जुडिशियल प्रोसीडिंग में किसी भी कोर्ट के समक्ष अप्लाई होते हैं, दैट इज ये सिविल के ऊपर भी अप्लाई होते हैं और क्रिमिनल केसेस दोनों के ही ऊपर ही इस सेक्शन के प्रोविजन अप्लाई होते हैं। सिविल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 465 प्रोवाइडेड है, जहां पर इस प्रोविजन को सेक्शन 167 के प्रोविजन को सेफगार्ड किया गया है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि कोई भी फाइंडिंग, सेंटेंस या फिर ऑर्डर जो कि किसी कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन वाली कोर्ट ने पास किया है उसको रिवर्स या फिर अल्टर नहीं किया जाएगा। अपील अगर उसकी होती है तब, और ना ही तब जब उसका रिवीजन पिटीशन डाला जाता है ऑन अकाउंट ऑफ एनी मिसडायरेक्शन इन एनी चार्ज टू अ जूरी। जब तक ऐसे एरर, ओमिशन, इरेगुलरिटी या फिर मिसडायरेक्शन की वजह से क्या नहीं होता है, फेलियर ऑफ जस्टिस कॉज नहीं होती है, तब तक कोई भी फाइंडिंग अगर दी गई है, सेंटेंस, ऑर्डर पास की गई है कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन के द्वारा, तो उसको रिवर्स या फिर अल्टर नहीं किया जाएगा। सिमिलरली सीपीसी का सेक्शन है 99, वहां पर भी यही व्यवस्था की गई है, इसको आप एक बार पढ़ लेना। एक केस था तलवार सिंह वर्सेस भगवान दास, 1907 का। इस केस में बात हल हुई थी कि अगर कोई बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रिसीव करने में चूक हो गई है या फिर किसी मटेरियल विटनेस को एग्जामिन करने में चूक हो गई है, तो ये डिसीजन को रिवर्स करने के लिए क्या होगा, जस्टिफिएबल ग्राउंड होगा। तो इस तरह से दोस्तों भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 167 के साथ इंडियन एविडेंस एक्ट की कहानी हुई समाप्त। इंडियन एविडेंस एक्ट की अगर आपको सारी वीडियो चाहिए तो वो सारी की सारी एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 9 जून से हम अपनी आईपीसी की वीडियो फिर से शुरू करने वाले हैं। जो वीडियोस रह रखी हैं आईपीसी की वो हम 9 जून से फिर से अपलोड करेंगे। वीडियो का टाइमिंग यही रहेगा, शाम के 8 बजे। तो अब तैयार हो जाइए इंडियन पीनल कोड पढ़ने के लिए। तो बजाइए तालियां, एविडेंस एक्ट हुआ खत्म। सेक्शन 24 से लेकर सेक्शन 167 तक के जितने भी वीडियो लेक्चर है उन पर आधारित सारे के सारे नोट्स की अगर आपको एक ई बुक चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी अफोर्डेबल प्राइस में। आपको वो परचेज करनी पड़ेगी, उसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया, वहां पर आप हमें मेल कीजिए कि आपको नोट्स चाहिए, फिर हम आपको प्रक्रिया बता देंगे कि किस तरीके से आपको नोट्स मिलेंगे। अफोर्डेबल प्राइस में ही आपको वो नोट्स मिलेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, इतने ज्यादा महंगे नहीं होंगे। बस डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस डला हुआ है, उस पर आप मुझे टेक्स्ट कर देना, फिर आपको बहुत ही सरल प्रक्रिया से नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे।